बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 और मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूं। कुछ घंटे ही रह चुके हैं जनाब, जब इलेक्शन का आगाज होगा वो बातें एक तरफ रह चुकी हैं। जो इब्हाम पैदा किया जा रहा था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, जिन लोगों को मेरे प्रोग्राम्स याद हों, जितनी भी प्रेडिक्शंस थी अल्हम्दुलिल्लाह वो दुरुस्त साबित हुई हैं। ज़रूरी था, दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान, और जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है। बहुत लाइटर मूड में प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारे सुनने वाले भी थोड़े मोटिवेट हों। ये कहने के बजाय कि किसकी गवर्नमेंट आती है और कौन इस गवर्नमेंट के पीछे है और बातें की जाएं, इससे बेहतर है कि बाहर निकल के अपना वोट का हक इस्तेमाल किया जाए। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया अख्तर आराई साहब ने, आप माहिर तालीम है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगी मुसर्रत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ सलमान रहमान साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फारूक डाडी साहब आपकी तरफ आएंगे। फारूक डाडी साहब, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं किस हद तक आप इस इलेक्शन को समझते हैं कि फेयर हो सकेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा अपना भी ये खदशा था कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन खुदा करके ये दिन आ गया कि इंशाल्लाह चंद घंटों के बाद इलेक्शन हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे और एक जमहूरी अमल का एक सिलसिला चलेगा। अब जहाँ तक रही बात इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी की, तो उस पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरे अपने खदशात के मुताबिक है कि मैं DU1 से इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह की जो हमने माजी में भी चीज़ें देखी और इनका एक अपना जानिबदाराना रोल देखा, तो उसका खदशात कल भी मौजूद हैं, कल के इलेक्शन में भी। और अल्लाह करे कि एक बहुत बड़ी टर्नआउट हो और आवाम को उनकी मंशा के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स को चुनने में आज़ादी हो। और हमने ये देखा है कि 1970 एक वाहिद साल था जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान एक थे। वो वाहिद इलेक्शन था जो कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, जिसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं था। उसके बाद से हमने जितने भी इलेक्शन देखे, मोर और लेस वो इंजीनियर्ड इलेक्शन से, और कभी भी किसी ने ये नहीं, स्पेशली 2018 का जो इलेक्शंस था, इलेक्शन जो भी है, कोई भी इलेक्शन हुए, चाहे 18 के हो, चाहे 13 के हो, चाहे 2008 के हो, तो वहाँ पे जिनका अमल दखल था वो आज भी है, और वो पता नहीं कि कब तक रहेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाँ, कोई भी हो, हमें हमारे कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें हमारी आज़ाद खारिजा पॉलिसी रखनी है, और हमने वो इक़दाम करने जो इस मुल्क को की बेहतरी के लिए हो। अब आप देखें कि मैं हमेशा से एक जगह पॉइंट आउट करता हूँ, आज हमारे यहाँ इतनी महंगाई हो गई है, एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद 65 साल हो गए, एक जो हमारा तरबेला के बाद कोई डैम ना बनने दिया गया। जो मुशर्रफ ने अनाउंस किए थे वो डैम भी नहीं बने। 2018 में जब डैमों पे काम शुरू हुआ, 16 माह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सबसे पहले उन डैमों पे काम बंद करा दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के पीछे एक रुकावट हायल है। सर, बहुत अच्छी आपने बात की कि वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के पीछे हायल हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। जो लोग अब हमें अपना ब्रादर मुल्क कहते हैं, वहाँ से भी दहशतगर्दी का सामना है मुल्क को। लेकिन एक बात बहुत कन्फर्म है और पॉजिटिव पैगाम मैं देना चाहूँगी कि जहाँ मुख्तलिफ सियासतदानों और पार्टीज़ की आपस में चपकलिश हमें नजर आई, और मेरे ख्याल है कि ये 5.5 साल बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल साल रहे, और ख़ासतौर पे 2 साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुल्क की सलामती पे कोई बात आएगी तो कोई भी पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान नहीं है जो दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए। इस वक्त भी सब इसको पॉजिटिव बात करते हैं, कहते हैं कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर तरीके से हो। और चूँकि अख्तर आराई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और अख्तर आराई साहब, चूँकि आप माहिर तालीम हैं, नौजवानों से भी आपका ताल्लुक़ रहता है, क्या समझते हैं हमारी एक बड़ी
तादाद नौजवानों की 18 साल से 34 साल तक का वोटर मौजूद है, कितना समझते हैं कि वो बाहर निकलेगा, या आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे उसको? बिल्कुल, देखें, इस इलेक्शन में अगर कोई बड़ी वाज़ेह सिचुएशन बन सकती है या वोट का जो पावर है वो यूज़ किया जा सकता है, वोटर यूज़ कर सकता है, तो नताइज उसके बरक्स होंगे जो लोग ऐसे ही बैठ के पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि ये तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा पिछले इलेक्शन को अगर आप देखेंगे कि इस बार 2 लाख वोटर्स जो हैं, वो नौजवान वोटर्स जो है वो मज़ीद इसमें इजाफा हो गया। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं। और अगर पिछले साल उसमें पिछले इलेक्शन को आप देखें तो इस वक्त जो नौजवान का जो पलड़ा, जिस तरफ नौजवान वोट डालेगा, और अगर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा जो कि नज़र आ रहा है, और उम्मीद यही है कि इस इलेक्शन के नताइज बरक्स हो सकते हैं, मगर यह है कि आवाम को एक्सेप्ट करना होगा। मगर एक्सेप्ट तब करें कि जब वो खुद वोट के लिए निकलें। एक जब बैठे रहना, घर में बातें करते रहना, और अपने वोट की जो पावर है वो कतरा कतरा समुंदर बनने का एक मुहावरा है। अगर इस कतरे को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पावर को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर किसी को कोई ये हक नहीं है कि पाकिस्तान की आने वाली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे। तो लिहाजा गुजारिश हमारी यही है कि निकलिए, कल जरूर सुबह से निकलिए और वोट डालिए। और ये जो 2 लाख वोटर है नौजवान जिसका आपने जिक्र किया, जो इजाफा हुआ है, जाहिर है कि ये रेवोल्यूशन ला सकता है। इन नौजवानों का पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लीडरशिप भी। वो आप इस दफा देखिए कि 11,000 जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो 11,000 आज़ाद उम्मीदवार जो है, इस तरह लगता है कि इस दफ़ा जो है इन्हीं में से, यानी कि यही किंग मेकर लग रहे हैं, यही वो लोग लग रहे हैं कि जो जिसको वोट डालेंगे और वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात बहुत, मैं दोनों अपने मेहमानों से भी बात करूंगी कि एक जो हमें नज़र आ रहा है कि हम एक खाम ख्याली भी हमारी कि हम समझते हैं कि फेयर होंगे ही नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है बहुत सारे जगहों पे मल्टीमीडिया का इंतज़ाम किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जैसे ही गिनती होगी वैसे ही मल्टीमीडिया पे चीज़ें शो होना भी शुरू हो जाएंगी। ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि हम पाकिस्तान में एक आलमी जो सतह है उसको भी चैलेंज करते हुए हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात की जाती है, डैडी साहब आपकी तरफ आऊँगी, कि बात की जाती है किसी एक पार्टी को नवाजा जा रहा है, लेकिन उसमें ये हकीकत भी तो हमें देखनी चाहिए कि सबसे पहले PTI हम देख रहे थे कि उसकी मकबूलियत है, लेकिन इस वक्त जो PTI का शिराजा बिखरा है उसमें हम चाहें भी तो ये हम नहीं कह सकते कि PTI बड़ी तादाद में आ सकेगी, उसके आज़ाद उम्मीदवार आ सकेंगे। दूसरी बड़ी पार्टी फिर आपके पास नवाज शरीफ साहब की पार्टी रह जाती है, PMLN रह जाती है। तो उसमें ये कहना कि नवाजा जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये हम सबके सामने आया है, हमने खुद भी देखा, और इंटरनेशनल मीडिया, द गार्जियन और बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में भी इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अपने खदशात और अपना तज़किया पेश किया। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला, जैसे गार्जियन ने 3 रोज़ या 4 रोज़ पहले की खबर है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में आए हैं वो एक डील के तहत आए हैं, और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल तरीन लीडर इस वक्त है वो इमरान खान है। ठीक है। अब आप देखें कि इस इलेक्शन में की कैंपेन में हमने देखा कि आपने PTI को तो बिल्कुल दीवार से लगा रखा था। वो ना कहीं कॉर्नर मीटिंग कर सकते, ना कहीं जलसा कर सकते हैं। जहाँ जलसा या जहाँ कॉर्नर मीटिंग की बात करते थे वह दफ़ा 144 लगा दिया जाता था, और दूसरी पार्टी को खुली छूट थी। तो मकसद इस तरह के सर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ शख्सियत परस्ती की, तो शख्सियत परस्ती में इस वक्त हम नवाज शरीफ साहब को भी एक तरफ रख देते हैं और इमरान खान साहब को भी हम एक तरफ रख देते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि पार्टीज कौन कौन सी थी जो मकबूलियत की सतह पे हम कह सकते हैं ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था और ये तीसरा नंबर था। उस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त कौन सी पार्टी थी जो आप समझते हैं? कराची से पेशावर तक अगर कोई पार्टी है जो चारों सूबों को, जिसकी एक ओवरवेलम मेजॉरिटी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी है। चाहे कोई कुछ भी करे, उसका शिराजा बिखेरे या कुछ करे, कल के इलेक्शन में ये सबको नजर आ जाएगा कि कौन सी पार्टी। हाँ,
अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो रिजल्ट सबके सामने आ सर, जाएगा। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं, हमने मान लिया कि वो हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो तो रहे हैं, फिर PTI लेकिन को उसके कोई नहीं बावजूद कर भी जो सकता। है ये मेरी समझ से बाहर है कि जितनी सीटें जरूरी हैं, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए ना हमें कि जितनी खवातीन की सीटें अभी गई हैं, मखसूस नशिस्तें अभी चली गई हैं, चूंकि पीटीआई के पास पीटीआई का निशान मौजूद नहीं है और पार्टी की एक हैसियत अभी कायम नहीं है, तो जो सीटें उनके पास से गई हैं अगर वो जीत भी जाते हैं, बड़ी तादाद में भी जीत जाते हैं, तब भी उस नंबर को बीट नहीं कर सकेंगे जहां पे उनकी गवर्नमेंट बन सकती है। देखिए ये तो कल के बाद ही इसका पता चलेगा। अब लोगों में जो जोशो खरोश मैं देख रहा हूँ, कल मैं एक शादी में गया तो वहाँ पे जो लोगों का जोशो खरोश मैं देख रहा था, आज मेरे अपने बेटे ने शाम में मुझे क्या कहा, अबू कल वोट देने जाना है। मैंने कहा बेटा खुदा ना खासा मैं व्हील चेयर पे भी होता तो मैं अपना वोट डालने चाहता। मुझे फख्र है इस बात पे कि जब से मैं वोट का हैल हुआ हूँ आज तक, चाहे वो काउंसलर का इलेक्शन हो, चाहे वो ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम हो सकता, चाहे कोई भी हो, कोई इलेक्शन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने हर इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया है और लकीली मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही होता था। तो बहरहाल हर किसी को अपने वोट का हक अदा करना चाहिए। वोट एक अमानत है, अगर आप उसे गलत इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी हो चाहे मैं भी हूँ, तो उसका एक गुनाह है। आप अपने सही उम्मीदवारों को सेलेक्ट करें और उनको लेके आएँ, क्योंकि ये आपकी एक कौमी जिम्मेदारी है, ये आपका कौमी फरीज़ा है और इसको आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाएं और अपना वोट कास्ट करें। जो जिसको बेहतर समझता है, जो जिसके मंशूर को बेहतर समझता है, वो उसको वोट दे। अब जहाँ तक बात रही मंशूर की, मंशूर तो एक खाना पूरी है, हम देखते हैं हर इलेक्शन में। इवन वो MP MNA जो इलेक्शन लड़ रहे तो उनको भी अच्छा, मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, चूंकि अख्तर साहब की भी तरफ जाऊं और मंशूर की जब बात की गई, मुझे इस बात पे थोड़ा सा अख्तलाफ होता है जब ये कहते हैं कि मंशूर एक तरफ हो गया। नौजवान जो है इस वक्त पढ़ा लिखा है और समझदार है, उसके हाथ में सोशल मीडिया मौजूद है, मोबाइल फ़ोन मौजूद है, पूरी दुनिया लेके साथ चल रहा होता है। किस हद तक मंशूर की अहमियत समझते हैं? क्या वो कल आज इस दफ़ा का इलेक्शन 2024 हम समझते हैं कि वो या तो सियासी जमातों की बका है या बिल्कुल स्क्रीन से आउट हो जाएंगे? तो मंशूर तो वो देख रहे हैं ना, ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते कि मंशूर को बहुत पीछे छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें इस बार जो आप देखेंगे चेंज वो ये होगा कि नौजवान अगर वोट देगा तो अपना हक भी मांगे। इस बार जो आप आफ्टर गवर्नमेंट जब एक फॉर्म में आ जाती है उस वक्त यही नौजवान होगा, चाहे वो कोई भी अक्सरियती हुकूमत बनती है, चाहे वो जिस तरह भी बनती है, मगर उससे वो अपना हक मांगेगा, क्योंकि नौजवान को बोलना आ गया है, आवाज़ बुलंद करना आ गई है। बात यह है कि जो अभी सर फरमा रहे थे और जो आप और हम सब कहते हैं कि वोट का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। आज का इस वक्त जो प्रोग्राम है, जो सुबह उठते ही आपने जो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जो 12,85,000 वोटर्स जो है, वो 12 करोड़ 85 लाख जो वोटर हैं उनको बाहर निकलना है। आज अगर 75% या 80% वोटर निकला तो फिर आपको एक वाज़ेह क्लियर जो है इलेक्शन नजर आएंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, यकीन कीजिएगा मुझे तो बहुत बड़ा यकीन है। जहां अफवाहें तो बड़ी उड़ती रहती हैं, देखिए जब उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया 1 घंटे के अंदर जो है वो हर पोलिंग उस पर जो है नताइज ले सकता है, मगर 1 घंटे का सिर्फ पॉज होगा क्योंकि काउंट करने में कोई इंटरप्शन ना मौजूद हो। ऐसे तरीके बता दिए गए हैं कि वो उसके अंदर ऐसा कोई रिगिंग या ऐसी कोई चीज होने का इम्कानात नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं और वोटर खुद विटनेस करे जब वो जाएगा, नौजवान वोटर या एक बुजुर्ग वोटर जिसको भी जैसे सर कहते हैं कि मैं हमेशा वोट देता रहा, वो खुद जाके ट्रांसपेरेंसी को वो करेंगे, विटनेस करेंगे। अच्छा, मैं चूंकि ये बताने वाली बात है, ऑनेस्टली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रही हूँ, तो जिस तरह से हम ये देखते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है, सब चीज़ें कैसे हैं, और हमने अपनी फील्ड में भी देखा कि ये सब चीज़ें हमारे सामने हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो प्रोसेस दिया जा रहा है, बतौर सहाफ़ी मैं कह सकती हूँ कि उसको काफ़ी शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेडिक्शंस अपनी जगह हो सकती हैं कि ये हो जाएगा,
लेकिन बेहतर की तवक्का मुझे है। और बाकी मौज़ूआत बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे बात भी करनी है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। इलेक्शंस कैंपेन का सिलसिला खत्म हो चुका है। तमाम लोग जो अपने तौर से मौजूद हैं, यहाँ पे जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मेरे पास इस वक्त फारूक डाडी साहब, अख्तर आनी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे जो बात हो रही थी थोड़ा सा मुझे डाडी साहब वो मायूस से नजर आते हैं। लेकिन मैं उस मायूसी को यूं भी खत्म करूंगी कि इस वक्त जब मैं गाड़ी अपनी लेके आ रही थी तो मुख्तलिफ जमातों ने अभी से अपने टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं और बाकायदा तौर पे वो इलेक्शन कैंपेन का तो सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन उनके अपने भी लोग वहां पे सुबह भी मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि धांधली के बहुत ज्यादा चांसेस हो। हाँ, हम खुद धांधली करना चाहें तो वो अलग बात है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूं, मुझे इसमें कोई बात मुजायका नहीं कहने में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो कि अपने आप के साथ मजहब का टैग लगाती हैं, उन्हें भी जाली वोटिंग करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुलावा है, कुछ हमें अपने भी गिरेबानों में झांकने की जरूरत है। सारा मलबा अगर हम गवर्नमेंट पे या इदारों पे गिरा देंगे तो ऐसा ठीक नहीं है। मुसर्रत नियाजी साहबा पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुसर्रत, मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ जी मुसर्रत, यहाँ पे खास तौर पे एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि 18 से लेके 34 साल तक का नौजवान मेरे मुल्क में मौजूद है जो कि वोटर है, बड़ा वोटर है पाकिस्तान का। इस वक्त आप क्या समझती हैं कि कितना नौजवान मोटिवेट है कि वो बाहर निकलेगा और अपना हक इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल आए मानी। देखिए, ये तो नौजवानों पे मैं समझती हूँ कि फर्ज की तरह आयद होता है कि वो अपने सही मायनों में अपने वोट का जो है ना हक इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दें, लेकिन वो अपना हक इस्तेमाल जरूर करें। अगर वो अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे और घर बैठ जाएंगे तो मैं समझती हूँ फिर ये अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ ज्यादती होगी, जो कि नई नस्ल को नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ नई नस्ल को कल उनके लिए आजमाइश है और निकले घरों से और जाके अपना वोट जरूर कास्ट करें। अच्छा, एक और चीज जो हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे खास तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई। कितना समझती हैं कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन्स किस तरह से रहीं और आपको क्या अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो पहले शिकायतें थी वो अब भी मौजूद हैं और आगे कोई खदशात मौजूद हैं आपके? देखिए सना, हमें बिल्कुल हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो नहीं हो रही थी लाडला प्लस के अलावा। अभी आपने चंद दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले ही देखा है कि लाहौर में NA 127 पे जो है ना किस तरह की गुंडागर्दी की गई, सब कुछ। लेकिन मेरे चेयरमैन ने इन चीजों को पसे पर्दा डाल के आपने देखा, बल्कि पूरी मीडिया ने, क्या पूरे 24 करोड़ आवाम ने देखा कि मुल्क के कोने कोने में वो खुद गए, जलसे किए, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि कैंडिडेट से भी किए और लास्ट डे में जो है ना जो रैली निकाली है, ये सारा जो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन के दिन के लिए नई नस्ल को और आवाम को जो है ना मोटिवेट किया गया कि वो इलेक्शन के अंदर जरूर जाएं ताकि अपना वोट कास्ट करें। अच्छा, एक जो आपकी पार्टी पे तनकीद हो रही है बार बार पंजाब की तरफ से कि जरूरत इस अमर की है कि बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ देख लें, फिर उसके बाद पंजाब में झांकें। और पंजाब में डेवलपमेंट के काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पहले जरूरत इस बात की है कि सिंध को देखा जाए। ये जो चीजें हो रही हैं, पोलराइजेशन हम देख रहे थे, पहले भी हमने देखी हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई हैं ये ताने चीजें। हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर रहे हैं, हम मजीद चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं। किस तरह से देखती हैं इस चीज को? देखिए, मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि ये तो हर पाकिस्तानी का हक है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर छोड़ भी दें, हर पाकिस्तानी का हक है पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी जाके इलेक्शन लड़े। ये चीखें उनकी निकल रही हैं जिनको पता है कि अवाम में अब उनकी जो ना पजीराई नहीं है, वो अवाम उनको पसंद नहीं करती है और वो बेचारे आ तो गए लाडला प्लस बनकर, लेकिन जब वो अवाम में उतरने की कोशिश करते हैं, अवाम में जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें वहाँ अवाम उनके लिए मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं है अवाम के दिलों में, तो उनको इस तरह की बातें सोचते हैं और करते हैं। देखिए, हमारे पास तो सिंध के अंदर यानी कराची के अंदर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आए, इससे पहले भी 2018 में वो रब पे, तो हम तो कहते हैं कि जी वार्म वेलकम करें। हर एक का हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी शख्स को
चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैं नहीं समझती हूँ कि आप उसको रोक सकते हैं। अच्छा, एक और बात मुसरत, अभी एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार अचानक से कुछ 27 सीटों पे पूरे सिंध से सामने आ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो फलां पार्टी और फलां के सपोर्टर्स हैं, वो जाहिर सी बात है वो नहीं आ सकते सामने से, जो कि अपने आप को MQM का ही एक पार्ट कहते हैं। इससे फ़ायदा किसको होगा? क्या जो आपके खिलाफ एक महाज बन रहा था, तो आपको क्या सपोर्ट मिलेगी इससे? उनका वोट टूटेगा? या आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि अचानक से एक ऐलान हो रहा है? ये पीछे कोई इसकी सियासत लग रही है आपको, या ये प्री प्लान था? नहीं, हमें नहीं पता कि किस किस्म की प्लानिंग है या नहीं। देखिए, तमाम मैं समझती हूँ कि अगर मैं हल्के NA 237 की बात करूँ तो वहाँ भी 42 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। 42 कैंडिडेट्स बहुत बड़ी एक नंबर होते हैं, और वहां पे भी सिर्फ क्या मेजोरिटी इंडिपेंडेंट है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के तो है ही हैं, लेकिन मेजोरिटी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म का लड़े जनाब महाज बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। सने 2024 का कोई महाज नहीं है। ये जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे वजूद में आई, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो महाज खड़े होते रहे, और हम नहीं समझते कि हम इन चीजों को कोई समझने के खातिर ख्वाह ला सकते हैं। अच्छा, कितनी प्रिडिक्शन कर सकती हैं आपके पीपल्स पार्टी मुल्क में कहाँ जो है वो वोट ले सकेगी, और कहाँ आप किस सूबे में समझते हैं? सिंध तो है ही आपका, बहरहाल सिंध में मुकाबला तो सख्त है इस दफ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी और कौन से सूबों में आप समझती हैं कि बड़ी नुमाइंदगी आपको हासिल हो सकेगी? देखिए, मेरी अपनी जाती तो यही है कि हम 45 के करीब जो है ना, इंशाल्लाह सिंध के अंदर से भी ले जाएंगे NA की सीट। और इसी तरह से जो मेरी अपनी जाती प्रेडिक्शन है, 35 के करीब 35 और 40 के करीब हम पंजाब से भी ले जा सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह से KPK से भी उम्मीद है कि 10 के करीब हमें मिल सकती है। 10 ना हो तो कम से कम 7 से 8 हो जाएंगी। और बलूचिस्तान का तो मूड आप वैसे ही देख चुके हैं। लाइटर नोट पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। नाम के साथ आपके भी नियाजी आ रहा है, तो पंजाब से भी कोई ताल्लुक है? तो ये क्या सूरत हाल है वहां पे इस वक्त, कुछ अंदाजा है? देखिए, बिल्कुल पंजाब हैं तो आप पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब नाम तो बहरहाल देखिए कास्ट का होना कोई इशू नहीं होता है। बात दरअसल ये कि देखें, वहाँ पे भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अपनी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो अवाम को मोटिवेट किया, मैं समझती हूँ कि पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा रुझान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, लोग देख रहे हैं। आप बिलीव करें कि मैं आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ, और आप चेक भी कर सकती हो कि मैं जिला खुशाब की बात करना चाहूंगी कि जिला खुशाब के अंदर हमें जो वोट मिलता था 3,500, 4,000 या 5,000 वोट मिलता था। इससे ज्यादा जितना भी मिला है इससे ज्यादा। और इस वक्त वहाँ ये हाल है कि चाहे वो PTI का है या पीपल्स पार्टी के लोग तो अपने हैं ही सही, या PMLN के लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मैं मियावाली की बात करूं तो वहां पे भी यही हाल है, क्योंकि वहां देखिए मुकाबला अगर सही मायनों में था तो PMLN और PTI का था। PTI का उम्मीदवार उस तरह से स्ट्रॉन्ग है नहीं है कि जिस तरह से उनको सामने आना चाहिए था। PMLN को वैसी पसीराई नहीं मिल रही, तो सारी सी बात है अब फिर जनरल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ आवाम देख रही है, और ज्यादा टाइम दूर नहीं है, आने वाले 24 घंटों में आपको और मुझे, हम सबको पता चल जाएगा कि कौन मकबूल तरीन जमात है। इंशाल्लाह हम तो उम्मीद यही करते हैं। डैडी साहब आपकी तरफ आएंगे। डैडी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पंजाब में भुट्टो साहब के वक्त में 70% हिस्सा जो था वो सीटों का पीपल्स पार्टी के पास था। बेनजीर भुट्टो साहब आती हैं 30% रह जाता है, फिर जरदारी साहब आते हैं 7% हो जाता है। इस वक्त आपको लगता है कि नया ब्लड है, बिलावल के दावे भी बड़े अच्छे हैं, बात करना भी आता है, पढ़ा लिखा एक जहन है, आपको क्या लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? पीपल्स पार्टी जब बनी उसकी बुनियादी पंजाब से हुई थी, और भुट्टो साहब को जो मेजोरिटी मिली थी उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का था, ठीक है ना। फिर ज़ियाउल हक ने जो क्रैकडाउन किया पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी के लोगों पे कोड़े बरसाए, और जो जुल्म जो जिस हद तक कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक। उसका नतीजा क्या हुआ?
उसका उन्होंने तो ये हमें और आपको सबको पता है कि हेनरी किसिंजर के कहने के ऊपर ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ाया, ठीक है। और फिर यही अमेरिका ये एक तरफ आपको जख्म भी देता, दूसरी तरफ मरहम भी देता। जब ये तय हो चुका था कि मियाँ साहब की हुकूमत आएगी तो अमेरिका ने कहा नहीं, आप बेनज़ीर को प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे, और बाकायदा एक डील हुई हमारी इस्टेब्लिशमेंट में और अमेरिका में, और बेनज़ीर को लेके आया गया। लेकिन बेनज़ीर को 2 साल भी नहीं चलने दिया और उनको फारिग कर दिया। अब बात रही कि आपने कहा कि ये, लेकिन एक बात से मुत्तफिक हो जाते हैं, थोड़े से लाइट हाउस पे चाहते हैं कि यानी नहीं मुझे इस बात का जवाब दें, अगर किसी को लाया जाता है तो इसी तरह से निकाला भी तो जाता है, फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आगे यही वाले नतीजे आने वाले हैं। वही तो मसला है कि ये मुल्क में जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त ना तो आपके यहाँ माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना आपके मुल्क के दूसरे इदारे अपनी जगह चल सकते हैं, ना आपके इंसाफ के इदारे इंसाफ दे सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हर इदारा एक दूसरे से बिखरा हुआ है। अच्छा डाडी साहब, आप जहां लेके जाना चाह रहे हैं ना बात को, मैं वहां पे पहुंच चुकी हूं। मैं इसका एक जवाब आप ही से चाहती हूं, मैं बाद में अख्तर साहब की तरफ भी चाहूंगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कसूर नहीं है, सिर्फ इदारों का कसूर है। अगर पॉलिटिकल पार्टी आज उठ के ये कहे कि फलां पार्टी के साथ गलत हो रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और इलेक्शंस के बाद ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला ना चले, और एक खुद कहें कि जनाब हम साथ मिले हुए हैं, अगर हम इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे तो हम इलेक्शंस करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इदारा ये कर सकेगा सर? देखें, हर इल्जाम डाला जाता है सियासतदानों के ऊपर, ठीक अच्छा है? उसकी वजह है कि इन सियासतदानों को जब एस्टेब्लिशमेंट नॉमिनेट करती है तो कुछ अरसे के बाद जब उनको पब्लिक की हिमायत हासिल हो जाती है तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट की पकड़ से बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना। फिर एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करती है। हमने देखा नवाज शरीफ के तीनों अदवार में ये चीज़ उनके साथ हुई, बेनज़ीर के साथ हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुई, तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इसका बेहतरीन, चले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कबूलियत के बगैर हुकूमत नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली, देखिए ये हैंड इन ग्लव्स है सबका मिलके। अगर हमारे यहाँ सही मानों में रूल ऑफ लॉ हो, आइन की पासदारी हो, और कुछ लोगों को एग्जेम्पलरी सजाएं मिले, तब जाके ये माहौल कुछ ठीक होगा। वरना सारी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, सारी दुनिया में हमारे कानून का, हमारी अदालतों का, हमारे रूल ऑफ लॉ का। एक चीज और मैं ऐड करूं, आरआई साहब पैनल मेरा बहुत बड़ा है तो जी नहीं, आरआई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा, कुछ 1-2 हफ्ते की बात है कि कराची के इंटरमीडिएट के जो तालिब इल्म हैं उनका रिजल्ट 37% आ रहा है, सक्खर और खैरपुर और उनका रिजल्ट 80% आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? हमारे एक दो पहले तो हमारे कराची के जो बच्चे थे वो कोटा सिस्टम की नजर हो गया, आज 50 साल अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी डाडी साहब को कल भी हमारे साथ ही रखिएगा, क्योंकि पूरे दिन पूरी रात जो है मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन आप लोगों के साथ हम रहेंगे मौजूद, और बहुत सारे मौजूआत पे खुल के बातें हो सकेंगी। आपकी तरफ आते हैं अख्तर आरई साहब। अख्तर आरई साहब, ये मेरा ख्याल है कि एक अलग किस्म का साल है 2024, जिसमें पूरी दुनिया में तकरीबन 50 ममालिक लगभग ऐसे हैं कि जिसमें इलेक्शन जमहूरी अमल होने जा रहा है। उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं? बांग्लादेश की भी हुकूमत आई है और एवरीबडी नो दैट कि किस तरह से वो आई है। उन्होंने तो अपनी जो हरीफ थे तमाम लोगों को, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया, और ऐसा लगता था कि रेफरेंडम हुआ है वो भी अपनी मर्जी से हुआ है। क्यों पाकिस्तान को हम ये समझते हैं कि हम खुद ही डिग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं जनाब मेरा मुल्क गलत कर रहा है, आलमी मीडिया ये बात कर रहा है, आलमी मीडिया तो और बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक की बात कर रहे हैं, हम खुद क्यों अपनी जड़ें काट रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम बाशऊर लोग नहीं हैं। मैं कौम तो कह भी नहीं सकता, क्योंकि कौम अगर थी तो 65 तक थी, 65 तक कौम नजर आ रही थी, और अब तो हम कौम नहीं रहे। अब ग्रोह हैं, इनफरादी मफादात हैं, मसाइल हैं। जोग्राफिकली हमारी लोकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और हम मुख्तलिफ 2 क्लब्स के दरमियान में इस वक्त हम खिलौना बने हुए हैं। जाहिर है कि हमारे ऊपर तो नजरें रहेंगी। बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी, इस वक्त ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वही पावरफुल है। हम लोकल इस्टेब्लिशमेंट या इदारों का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। यही सियासतदान है, यही जाके जो है ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठते हैं। आप क्यों हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान जिन ताकतों ने कायम रखा हुआ है,
जब हम अलहदा हुए थे तो कहते थे कि 14-15 साल भी अलहदा नहीं रह सकते। 65 में भी वो हैरान हो गए थे, उनको जो है ना ऐसा आईना दिखा दिया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर 71 में उन्होंने हमें 2 टुकड़े कर दिया। बात ये उसके बाद क्या हुआ, हम तो बिखर गए ना। तो हमारी ये अवाम का कसूर है, ये सियासतदानों का कसूर है, लीडरान का कसूर है, बड़ी गलतियां लोगों से हुई हैं। खुदारा इल्जाम तराशी मत कीजिए, डिपार्टमेंट इदारों पे ना लगाइए, हम मजबूर है इस ग्लोब पे रहने के बड़े लिए। आप ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं। बड़े आराम से हम मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, जो बांग्लादेश है उसके हवाले से हम तनकीद करते हुए फौज को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। कोई ये नहीं बात करता कि कितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो पहले दिन से इस ख्वाहिश को रखती थी कि दोनों जो जगहें हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, मैं मानती हूं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, लोग अगर क़यादतें बदलती हैं तो उनसे गलतियां होती हैं, ये एक बड़ा चैप्टर मौजूद है अपनी जगह। लेकिन ये कहना कि सिर्फ यही सब कुछ था तो ये गलत नहीं होगा। देखिए बात ये है कि यहाँ मैं सियासतदानों की बात, एक सियासतदान यहाँ हीरो बन गया, एक सियासतदान जो है वहां हीरो बन गया, मेजोरिटी 2 टुकड़े कर दिया। इसमें क्यों हमारे इदारों को, क्यों हमारी अफवाज को बीच में लाया गया? बात यह है कि ये तो पता ही नहीं है कि वहां रॉ ने क्या किरदार अदा किया, ये तो पता ही नहीं हमारे और दुश्मनों ने क्या किरदार अदा किया, उन्होंने किस तरह से हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, अवाम के साथ कत्ल गारत किए, फिर नाम आ गया हमारे इदारों के ऊपर। बात यह है कि हम कब समझदार बनेंगे, कब बाशऊर बनेंगे, कब हम बैठ के, यही सियासतदान होते हैं ना, एक पीसफुल सिस्टम चल रहा होता है, बैकडोर राब्ते करते हैं, मजबूर करते हैं आइए ये काम कीजिए। तो मैं तो समझता हूं कि हमारी लीडरशिप का कसूर है, पॉलिटिशियंस का कसूर है। चाहे 2 टुकड़े मुल्क हुआ था तो हमारे पॉलिटिशियन का कसूर था, उसमें किसी भी इदारे का कसूर नहीं था। खुदारा ऐसी इल्जाम तराशियों को बंद करें। मैं भी माजरत चाहता हूं कि आज ये टॉपिक खुला, हम पूरी उम्मीद बैठे हैं आज की शाम और कल की शाम जो है इसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। आइए सुबह निकलें, वोट डालें और वोट का हम हक इस्तेमाल करें और हम लाएं इन लीडरान को जो आपका अभी से डिसाइड कर दें। क्योंकि इस दफा शहबाज शरीफ का टच आ रहा है आप में थोड़ा सा ना, वो तो देखिए देखिए वो मुझे 2 जुमले सिर्फ कहने दीजिए उसके बाद। हाँ। अभी जब तक हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये कितनी बड़ी बिल्डिंग देखना चाहते हैं, एक एक ब्लॉक है हमारा, खुदारा अपनी पसंदीदा को दें, मगर डिसाइड कर लें उनका निशान। क्योंकि इस दफा बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं, बल्कि 2/3 मेजोरिटी आजाद उम्मीदवारों की है और उसमें से आ रहे हैं कुछ नए लोग भी हैं। आप लेकर आइए क़यादत, हो सकता है नई क़यादत आए और एक रोशन पाकिस्तान और एक बेहतरीन पाकिस्तान वजूद में आ जाए। खुदारा इल्जाम तराशियां मत करिए, कल निकलिए और कल शाम को इस वक्त बैठ के हम बात कर रहे होंगे मीडिया के ऊपर और हमें पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान किस डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसरत आपकी तरफ चलते हैं। मुसरत हमारे साथ मौजूद है? जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद मुसरत से आके बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुसरत नियाजी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मुसरत, कबूलियत मकबूलियत वाला नारा बहुत अच्छा इस दफ़ा उठा है और लेकिन आपकी मकबूलियत तो थोड़ी बहुत इसलिए भी हमें इस दफ़ा कुछ ज़्यादा नजर आई कि आपकी मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है कि सबसे तगड़ी कंपेन जो थी वो पीपल्स पार्टी की हमें नजर आई है इस दफ़ा, लेकिन उसके बावजूद आपकी कबूलियत नहीं हुई है। तो कबूलियत की ज़रूरत तो पड़ती है, क्या करेंगे अगर कबूलियत नहीं होगी तो? देखिए, हम समझते हैं कि हमें कहीं और कबूलियत की जरूरत नहीं है, हमें कबूलियत और मकबूलियत दोनों चाहिए अवाम के अंदर। और मैं समझती हूँ कि अवाम का जो मूड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हम मकबूल और कबूल दोनों सूरतों में अवाम के हाथ में होना चाहते हैं। और जिस तरह से कहते हैं ना, ये हमारी साड़ी गाल हो गई है, साड़ी गाल जो है ना अवाम के साथ हो गई है, हम ये समझते हैं और इसी पर पूरी उम्मीद है। साड़ी कल तो मशहूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो ये कहा गया कि शहबाज शरीफ ये भी लिखें, शहबाज शरीफ वो भी लिखें, ये क्रिकेट का ग्राउंड लिख दें, यहाँ पे जो है अस्पताल भी लिख दें, ये भी बड़े मजे के जुमले थे जो मुझे सुनने को मिले। देखिए, ये सब कुछ हमें आपको मिलता रहा है, लेकिन ये देख लें कि अवामी लीडर और मकबूल लीडर वही होता है जो अवाम के पास जाता है, अवाम के अंदर घुल मिलकर उनकी अवाम की बात करता है और अवाम को सुनता है। इन लोगों में तो हिम्मत ही नहीं, चंद दिन पहले ही तो ये जो है ना जलसे जुलूसों की तरफ राग़िब हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि हम अवाम में नहीं जा सकते। और मैं समझती हूँ कि मकबूलियत
और कबूलियत। अच्छा, एक नारा तो आपके जलसे में खताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े मजे का कहा था, उसका कुछ मफहूम ये है, लफ्जों में यहाँ वहाँ हो जाऊंगी मैं, कि जिस तरह से आ रहे हैं ये वापस यही कहेंगे मुझे क्यों निकाला, दूसरी दफा भी कहने वाले हैं। ये बड़ा मायने खेज था ये जुमला। नहीं, बिल्कुल जिस तरह कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, आप कहें कि मुझे क्यों बुलाया, ये कहें और कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा। मसरूफियात भी हैं इनकी, चीज़ें भी चल रही हैं। आपकी तरफ आएंगे फारूक डाडी साहब। फारूक डाडी साहब, एक तरफ पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे काफ़ी तादाद में हैं, इसके अलावा भी कराची में स्पेशली और दूसरी जगहों पे भी आज़ाद उम्मीदवार अपने तौर से भी खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें कि लोग ये समझें कि ये फलां पीटीआई का है और फलां आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि निशानात में अभी भी कन्फ्यूजन मौजूद है। आपको लगता है कि ऐसा होगा? ये कन्फ्यूजन अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। और कल मुझे 3-4 लोगों ने फ़ोन करके पूछा क्या फला जगह का क्या हुआ, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, इनके लिंक मौजूद, आप जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो कहते हैं यार मैं तो अमेरिका से ख़ास वोट देने आया हूँ और मुझे मेरे हल्के का निशान का ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी, मैं एक बात आपके गोशी गुजार करूँ कि शहबाज शरीफ ने एक बात कही थी, बिलावल के ऊपर कमेंट्स किए थे कि आप अपनी जो निजी जेलें वो पहले ख़त्म करें। तो मेरा सवाल शहबाज शरीफ से ये है कि जब आपको बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर के ये पता था कि ये निजी जेलें हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर? तो ये अगर हमारे इक़्तिदार आला के लोग अगर इस तरह की पर्दापोशी रखेंगे तो जाहिर बात है जराइम तो होंगे। या तो उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया बिलावल भुट्टो पे, या अगर ये हकीकत है या हम जो सुनते हैं कि निजी जेलें होती हैं, तो शहबाज शरीफ ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जब हमारे हुक्मरान? सर ये तो एक बात मुसल्लमा हकीकत है कि इनका जो इत्तेहाद हुआ था वो फितरी इत्तेहाद तो था नहीं, तो ये सब कुछ तो होना था। अभी भी सारी नूरा कुश्ती चल रही है, ये सब नूरा कुश्ती है कि ये क्या बयान यानी कि अवाम के पास आए। 16 माह की गवर्नमेंट में भी यही लोग थे, सारी इकोनॉमी सबका बेड़ा गर्क किया, और अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इनका पार्ट 2 है, सिर्फ चेहरे बदले, निजाम और सब। सर थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लें, हम थोड़े से मोटिवेशन पे आ जाएंगे। हम आप आवाम को आपके हम बात से हम सुनना चाहेंगे कि आप ये चाहेंगे, आवाम से ये कहेंगे जनाब आइए वोट देने निकले, हम वापस हम आते हैं और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि 60, 70, 80% टर्न आउट हो, ताकि सही मानों में आवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमत आए, और जिसको आवाम को लेके आए उसको फिर हर कोई एक्सेप्ट भी करे। ये ना हो कि मैं नहीं मानता। बहरहाल जिसकी भी गवर्नमेंट हो उसको एक्सेप्ट करे। हमने हर इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन के बाद एक और दुआ भी करनी चाहिए सर यहाँ पे, एक और दुआ भी करनी चाहिए यहाँ पे। देखिए, हम तो दुआ करते हैं और मैं सर हमें नाज है, वो अगर आप मुझे इजाजत दें, बहुत अरसे से हमें नाज है हमारी पाकिस्तानी फौज पे। पिछले 40-45 साल से ये दुनिया की वाहिद फौज है जो हालात जंग में है, ये बैरिक की फौज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितनी प्रोफेशनल और जितनी मुतहरिक पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त दुनिया की में कोई आर्मी नहीं है, ये नंबर 1 आर्मी है। और यही वजह है कि हर कोई पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से नहीं, वो पीछे से साजिशें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी मुतहरिक है कि आज दुश्मन को हम पे पीछे के खुल्लम खुला आके हमला करने की हिम्मत नहीं है। तो हमें नाज है हमारे फौजियों पे, हमें नाज है हमारे उन सिपाहियों पे, सोल्जर्स पे जो अपनी जानों का नजराना बॉर्डरों पे दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम यहाँ पे पुरसुकून बैठे हुए हैं। तो ये हमारी फौज का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है, और हमें नाज है हमारी फौज के ऊपर। चलिए मोहसिन काज़मी साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन काज़मी साहब की प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमेशा हम चाहते हैं कि मोहसिन काज़मी साहब प्रेडिक्शन जरूर दें। मोहसिन काज़मी साहब, 2024 के इलेक्शंस क्या देख रहे हैं, कल क्या होने वाला है? देखिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे कॉल पे लिया। देखिए, कल जो होने वाला है मुझे तो लग रहा है कि वही होगा जो प्लानिंग की गई है उस पर ही अमल होगा। मैं एक जुमला कहता हूँ कि कल फैसला होगा 2 में से 1 का। सर ये प्रेडिक्शन तो ना हुई फिर।
वही प्रेडिक्शन ही बता रहा हूँ कि या तो खवास का होगा फैसला और या अवाम का होगा। नहीं सर, ये या हटा दें सर, फिर प्रेडिक्शन करें हम। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है कल जो फैसला होगा वो खवास का होगा, कल के बाद जो फैसला आएगा फौरी तौर पे आएगा वो अवाम का होगा। ये बात तो तयशुदा बात है। अच्छा, दूसरी बात ये हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो सलामती के साथ अपनी इस मंजिलों से गुजर जाए। आमीन। पहली चीज तो ये, और दूसरा ये कि हम ये देख रहे हैं कि आप आज का अखबार भी उठा लें और आप टीवी देख रहे हैं कि जितने कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी के खड़े हुए हैं उसके डबल जो है इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं यही क्वेश्चन आपसे करने जा रही थी, मैं थोड़ा उसको डिफाइन कर दूं। ये आजाद उम्मीदवार पे बहुत से लोग देंगी भी, जाहिर सी बात है पीटीआई का एक वोट बैंक मौजूद है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि बाद में वो खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला नहीं होगा? आई एम सॉरी टू से हॉर्स ट्रेडिंग होती है और आगे भी हमें होती हुई नजर आ रही है। तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार को आप कितना समझते हैं कि अपनी पार्टी के साथ मुखलिस है और वो नहीं जाएगा यहाँ से वहां? असल में पीटीआई का उम्मीदवार वाकई नहीं जाएगा। असल में जो लोग मुखलिस हैं वो जाते नहीं, पहले भी नहीं गए और अब भी नहीं जाएंगे। और जहां तक मुझे यकीन है, मसला ये है कि असल में केपीके में तो गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है पीटीआई की, उसके अंदर तो कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 90% चांसेस वहां पर है। अब रहा ये कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, पेशावर है, क्वेटा है, इसमें भी पीटीआई की जो है ज्यादा असर नजर आ रहा है इसके अंदर। लेकिन बस वही वाली बात है कि अगर इन्हें, जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक बहुत बशारत दे दी हम लोगों को, आवाम को, ये कह के कि आजाद उम्मीदवार अगर अक्सरियत से आ गए तो वो अपना वजीर आजम बना सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त खबर है उनकी तरफ से। तो ये एक खबर ऐसी है जिसकी वजह से आजाद उम्मीदवार अब इधर उधर जाने के इनके चांसेस खत्म हो रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जिस कुर्बानियों के बाद ये आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो अपनी कुर्बानियां खुद जाया करेंगे अगर उन्होंने किसी में जाने की कोशिश की। मैं तो कह रहा हूँ ऑनेस्टी यही है कि आपको जिसने टिकट दिया है आप उसका साथ दें। हुकूमत बनती है या नहीं बनती है वो अलग बात है। सर ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं आप और फिर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी बात कह दी गई है और आगे कानूनी तौर पे भी हमें नजर आ रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, तो फिर हम उम्मीद रखें ना, हम मायूस ना हो कि आगे अगर ऐसा कोई सिलसिला होता है अवाम वोट देने के लिए निकले, और हम प्रोसेस पे भरोसा रखें। ये ना कहें कि जनाब हम नहीं खेल रहे, वो जो हमेशा होता है हम नहीं जीतेंगे तो सब कुछ धांधली हुई है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हाँ, आप बिल्कुल सही बात करिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इस वक्त हैं वो इस मामले में बड़े ऑनेस्ट हैं। वो चाहते हैं कि बड़ा फेयर इलेक्शन हो, बड़ी कोशिश है। बल्कि उनका ये जुमला भी बड़ा अहम है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब बदला छीना था और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था कि आपसे बदला जो है इलेक्शन कमीशन ले सकती है, तो उस पर उनका बयान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये आया था कि ये बदला हमने नहीं छीना है। ये बड़ी अहम बात है। आप अगर पीटीआई तरीके से अपना ये मुकदमा लड़ती तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुंचती, और मुझे लग रहा है आज या कल तक हो सकता है ये इनका जो है निशान वापिस आ जाए। ये इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा ये कि मैं उनकी हौसला अफजाई करूंगा जिन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारने के बाद अब इलेक्शन के अंदर वो मैदान में उतरे हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह भी उनका साथ दे, अवाम भी उनका साथ दे, और ऐसी हुकूमत आए, यही दुआ ये कि ऐसी हुकूमत आए जो वाकई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए ऐसी तब्दीली लेकर आए जैसी पाकिस्तान को चाहिए है। और ये तब्दीली मैं अपने अल्फाज में कह सकता हूँ कि 16 माह की हुकूमत में 16 माह वाले दोबारा आ गए, समझिए कि फिर महंगाई का दौर भी आएगा, आप कोई चीज नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए कि कम से कम वो लोग आए जिनको हमने 16 माह की हुकूमत में आजमाया नहीं है। ये है मेरा छोटा सा एक तफसीर आज के आपके प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और चीज़ अख्तर नारायणी साहब जो हमने देखी कि पीटीआई से जहाँ बहुत सारी गलतियां हुई, लीडरशिप उनकी मौजूद नहीं थी और बहुत से मसाइल अताब का शिकार भी थी, ये सब अपनी जगह है। लेकिन एक पीटीआई से बहुत बड़ी गलती पहले हुई कि वो असेंबली के फ्लोर पे खुद पहुंची नहीं, वो जाना नहीं चाहते थे, वो
गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बाद में वो गए, उन्होंने सिलसिला भी किया, फिर इस्तीफे दे रहे थे, इस्तीफे नहीं लिए जा रहे थे, कभी माने गए कभी ना माने गए। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि पीटीआई बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी अपने कैंडिडेट को उसने खड़ा भी किया है, आगे भी हम आते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह से मोहसिन काज़मी साहब कह रहे थे कि पॉजिटिव साइन है, जमहूरी अमल के लिए कितना ज़रूरी है कि इस अपनी हार को भी एक्सेप्ट किया जाए और फ्लोर पे मौजूद रहें ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे आए। बिल्कुल, देखें इस बार एक्चुअली यह है कि बाकी इस पार्टी के अलावा बाकी जितनी पार्टियों के उम्मीदवारान हैं उनकी जो प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स की वो आपके सामने है, हमेशा रही है। यानी एक दूसरे की गर्दन से पकड़ के खींचते भी हैं रोडों पे और पता नहीं क्या कुछ इल्जामात भी लगाते रहे, चाहे वो असेंबली के अंदर चाहे असेंबली के बाहर। मगर जो है इस पार्टी का जो है वो बिल्कुल अंदाज डिफरेंट था। अब इस बार एक अलग किस्म की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है। पहला पहलू बिफोर इलेक्शन के वोटर निकले, अगर वोटर 75% से ज्यादा बाहर निकला और उसमें से 60% वोटर दोपहर तक निकल आया तो आप देखिएगा नताइज बिल्कुल चेंज होंगे। नंबर 1 अब आ गया कि जनाब वो असेंबलियों का वजूद में आना, हुकूमत का वजूद में आना, फिर जो हुकूमत एक वजूद में आएगी वो रोशन हुकूमत होगी, रोशन पाकिस्तान होगा, एक अच्छा नया पाकिस्तान होगा और फिर जाहिर है कि वो आज़ाद उम्मीदवार ही जो लोग हैं वो बनाएंगे। तो बात यह है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। आप देखिएगा मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि जो माजी की हुक्मरानों ने प्रैक्टिस की है विद इन द फ्लोर असेंबली के अंदर या उसके बाहर, अब जो है कुछ और होने वाला है। और अगर ये हो गया और वो पहला मरहला है वोटिंग, अगर वोटर निकला और पुरअमन तरीके से वोट डाला और इस वक्त वो बैठ के रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट यकीनन बेहतर मिलेंगे। फिर आपको पता चलेगा वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। गलतियां खामियां हर जगह होती हैं, कमी होती है। वी हैव टू बी पॉजिटिव, हमें अमन अमान कायम रखना है, हमें नया पाकिस्तान बनाना है। मैं वो नया पाकिस्तान कह रहा हूं जो युद्ध सोच रही है कि बनाना है। 11,000 उम्मीदवार एक मजाक नहीं है। आप देखें, मैं कहता हूं कि 2/3 मेजोरिटी आजाद है और 1/3 जो है वो पार्टी वाले लोग हैं। तो इससे जाहिर होता है कि मेजोरिटी आजाद उम्मीदवारों की है। और इसमें न सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं है, कुछ खुद भी बैठे हैं, खुद भी उन्होंने फॉर्म किया है। तो खुदारा मैं ये कहूंगा कि आप पहला मरहला कामयाबी से अदा करें कि इस बार 75-80% वोट जाके दें और फिर बैठ के आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको नई चीज मिलेगी और एक अच्छी सिमत पे पाकिस्तान चलेगा और हमारे मसाइल का हल निकलेगा इंशाल्लाह। फारूक डाडी साहब, पैगाम आपकी तरफ से। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल टर्नआउट बहुत अच्छा रहेगा और 60-70-80% तक अगर ये टर्नआउट होता है तो यकीनन जो भी हुकूमत आएगी वो आवाम की मंशा के मुताबिक आएगी और आवाम की राय और आवाम की मंशा के मुताबिक ही हुकूमत होनी चाहिए। इसमें अगर कहीं से क्योंकि मुझे 100% तो यकीन नहीं है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, टर्न आउट ज़्यादा होगा, चाहे कितनी भी धांधली कर लो, आवाम की राय सर फहरिस्त होगी, आवाम की राय सबसे आगे होगी। और हम आज 74 साल हो गए, हम इस मुल्क में कितने तजुर्बात करेंगे। खुदारा इस पाकिस्तान को अब उसके अवाम और उनकी मंशा के मुताबिक उसके हाल पे छोड़ दो ताकि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। हमारे पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। उन तमाम चीज़ों के होते हुए भी हुकूमत पाकिस्तान उससे माजूर है। हमें पता नहीं कि हमारी मादनियात की जो इनकम है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में कितनी जाती है। हमें ये नहीं पता कि ईरान से ऑयल स्मगल होके आता है तो उसका कितना टैक्स हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाता है। ये कुछ नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा रूल ऑफ लॉ हो कि कानून के मातहत तमाम इदारे चले, सब कोई, हर शहरी, हर इंसान कानून के मातहत चले और ये मुल्क तरक्की करे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क इतनी तेजी से तरक्की करेगा
कि जिसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। ये तभी मुमकिन है कि अगर कल हमारी आवाम 12-1 बजे तो सोती रही तो फिर सारी जिंदगी सोते इंशाल्लाह रहेंगे। निकलेगी। खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, सुबह सवेरे उठिए, नाश्ता बाद में कीजिए, पहले वोट डाल के आइए, फिर आपको ये मिलेगा पाकिस्तान। जिसको भी वोट दो, जिसको भी अपनी दे, हमारे लिए सब ईमानदारी पार्टियां से, हमारी हैं। अपनी जमीर की आवाज पे आप वोट दें। आप घर से निकले और अपना ये जो फरीजा है वो अदा करें। चलिए जनाब, मेरे मेहमानों ने बहुत अच्छा वाइंड अप कर दिया है, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल पूरे दिन मेट्रो वन न्यूज आपके साथ मौजूद होगा, वैसे भी हम आपके साथ ही मौजूद होते हैं, लेकिन कराची स्पेशली सिंध और पूरे पाकिस्तान के नताइज और स्पेशली कराची और सिंध के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो ये वाहिद चैनल है जो आपको बताएगा कि सही तरीके से कि न्यूज आपको दे सकेगा कि इस वक्त क्या कराची के किस शहर में जगह पे पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ एंकर्स आपके साथ मौजूद होंगे और रात को भी नताइज शाम से जो आना शुरू होंगे, तो उसमें भी लम्हा ब लम्हा आपके साथ हमारी टीम मौजूद होगी। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।